अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूं वकास वालाना। एक तरफ नवाज शरीफ साहब जब से 2017 और 2018 के बाद वो निकले तो उन्होंने यही नारा लगाया कि मैं वोट को इज्जत दिलाऊंगा। उसके बाद 4 साल तो ये राग अलापते रहे। वोट को इज्जत भी देनी चाहिए। जिन्होंने वोट के तकद्दुस को रोंदा उन्हें कैफरे किरदार तक भी पहुंचाना चाहिए। मगर ठीक 4 साल के बाद यानी 5 साल के बाद 21 अक्टूबर आ गया तो नवाज शरीफ साहब वो सख्त बयानिया से थोड़ा नरम बयानिया की तरफ चले गए। वो लड़ाई से अफाम तफहीम की तरफ चले गए। वो टकराव से मफाहमत की तरफ चले गए। लेकिन बिलावल उन्हें याद करा रहे हैं, बार बार करा रहे हैं उनकी 16 माह की कारकर्दगी जिसमें खुद भी वो हिस्सेदार थे। खुद भी उन्होंने उतना ही जुर्म किया जितना शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या उनकी पूरी टीम ने किया। मगर उसके बावजूद सारा इल्जाम उनके ऊपर। वोट के तकद्दुस को पामाल करने का सारा दारोमदार नवाज शरीफ के ऊपर डाल रहे। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने फिर कहा है कि नवाज शरीफ वोट को इज्जत नहीं बल्कि उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। यानी नवाज शरीफ आज वोट को इज्जत देंगे और बिलावल कैसे कह रहे हैं कि उन्होंने वोट की बेइज्जती करना शुरू कर दी है। एक चीज। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप में सबसे बड़ी जमहूरियत जमात, अपने आप में मिडिल क्लास लोगों को ऊपर लाने वाली जमात, अपने आप में एक ऐसी जमात जिसमें ना तो नेपोटिज्म है, कोई भी जाकर उसका कोई भी पार्टी का इलेक्शन लड़ सकता है। मगर अब फिर तमाम जमातें और इवन इंटरनेशनल सर्वेस करने वाले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज के दिन के वोलिंग डे के ऊपर जो उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं उसके ऊपर सवालात उठा रहे हैं कि इस तरह का इलेक्शन करवाना था तो करवाना ही नहीं चाहिए था। यानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ थे जिन्होंने एक बंदे को जो पार्टी के अंदर वकील था, चांदनी रात का मजा लेने आया था, उसे कहा कि तुम नामजद हो जाओ, मैं तुम्हें चेयरमैन तहरीक इंसाफ बनाने के लिए नामजद करता हूं। तो उसके मुकाबले में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। और ये तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है। सारी सियासी, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी पर्ची के ऊपर आ जाएंगे बकौल तहरीक इंसाफ के, बकौल नून लीग के, तो उस पर्ची को सवाल उठाने वाला 15 सालों में कोई पैदा ही नहीं हुआ। अगर इमरान खान 23 साल की जद्दोजहद के बाद अपने आप को मैदान के अंदर कहेंगे कि मेरे साथ मुकाबला करो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी की जरूरत नहीं होगी कि उसके साथ मुकाबला करे। और इसी तरह नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने तो अपनी जमात को ठेके पे लिया हुआ है ना कि उनके अंदर पार्टियों के अंदर जमहूरियत तो नहीं है। तो तहरीक इंसाफ तो दावा करती है कि हमारी जमात में जमहूरियत है, मगर आज भी तहरीक इंसाफ के लोगों को अपॉइंट किया गया। अकबर एस बाबर कल भी वीडियो बनाने गए थे, उन्होंने भी कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, मगर आज उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिले शिकवे ही करने पड़े जो कि वो पिछले तकरीबन 10-12 साल से कर रहे हैं। तो आज जिस तरह तहरीक इंसाफ ने अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया है, कुछ लोगों के नजदीक अगर हिटलर की पार्टी होती आज तो शायद उसके अंदर भी इससे ज्यादा जमहूरियत होती। तो तहरीक इंसाफ के अंदर भी जमहूरियत कुछ लोगों के नजदीक नहीं है। हमारे साथ शाहिदा रहमानी साहबा, शेख फयाजुद्दीन साहब और मुजाहिद बरेलवी साहब मौजूद हैं। शेख फयाजुद्दीन साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ खुदा दा वास्ता है वोट नू इज्जत देने के चक्कर च वोट की तौहीन न करें, वो बेइज्जती कर रहे हैं वोट की। जनाब रहीम वलाना साहब, वोट को इज्जत देने का मकसद ये है कि जिसको अवाम वोट दे उसकी हुकूमत होनी चाहिए। आरटीएस को बिठाकर उन लोगों को हुकूमत ना दी जाए जिनको लोगों ने वोट ना दिया हो। वोट को इज्जत देने का मकसद ये नहीं है कि इरादों के तमाम इदारों से दस्तो गिरबान हुआ जाए और मुल्क को तरक्की की राह से हटाकर एक इंतशार की तरफ ले जाया जाए। नवाज शरीफ साहब का जो वोट को इज्जत देने का जो बयानिया था वो अब भी मौजूद है, ये हमेशा से हमारा बयानिया है। और उससे हम जो मकसद लेते हैं वो यही लेते हैं कि अवाम की राय फाइक है, अवाम जिसको चाहे उसको हुकूमत मिलनी चाहिए, आरटीएस की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है। बाकी जो लोग ये चाहते हैं कि हम इदारों से लड़ जाएं बगैर किसी वजह के, तो मैं समझता हूं कि वो मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा। हम जिस स्टेज पे इस वक्त खड़े हैं, हमें सबको मिलकर, साथ मिलकर, तमाम सियासी जमातों को, तमाम इदारों को मिलकर पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालना होगा और तरक्की की तरफ हमें दोबारा सफर शुरू करना होगा। ले जी, शाहिदा साहबा आपने सुन लिया बिलावल क्यों कह रहे हैं कि वो वोट को इज्जत दिलवाएं, वोट की बेइज्जती ना करें। वोट को इज्जत दिलवाई उन्होंने। उन्होंने आरटीएस के सिस्टम को आपके साथ मिलकर उन्होंने घर भेजा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए। 21 अक्टूबर को वो आए, आके अदालतों के अंदर पेश हो रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करना है, सबसे ज्यादा हल्कों के अंदर टिकटें बांट रहे हैं। अभी भी आप उन्हें कह रहे हैं वोट को इज्जत ना दिलवाएं, वोट को इज्जत दिलवाएं, बेइज्जती ना करें। बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात ये कि मैं बड़ी इज्जत करती हूँ, हमारे सीनियर पॉलिटिशियन है शेख फयाज साहब, हमारे कुलीग भी रहे।
काश के आप उस वक्त की नवाज शरीफ साहब की भी स्पीच उठा लें जब वो कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, और उसके बाद आए कि जी वोट को इज्जत दो। और किस तरह से वो एग्रीमेंट करके हमेशा जब बुरा वक्त होता है तो चले जाते हैं, और जब वो आपने देखा कि हालात साजगार अपने हक में बनवाते हैं, तो उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल हेथ्रो एयरपोर्ट पे भी मिलता है। जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वहां पर आप बताएं कि किस मुजरिम को या किस मुल्जिम को यह हक होगा कि उसको वीआईपी लाउंज के अंदर उसका बायोमेट्रिक कराया जाए। फिर जब वो लाहौर पहुंचता है तो फिर वही सरकारी प्रोटोकॉल और हेलीकॉप्टर तब इस्तेमाल होते हैं, और फिर मुकदमात तो ऐसे बाइज्जत तरीके से वो बरी हो रहे हैं जैसे कि कभी केस था ही नहीं। तो ये सारी लेवल प्लेइंग फील्ड का जो हमारा चेयरमैन बार बार हमारे चेयरमैन साहब कह रहे हैं, वो तमाम पार्टीज को होनी चाहिए। अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपके साथ हुई है तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी की क़यादत और वर्कर्स ने फेस किए हैं। अच्छा जी। हमने हमारे 70,000 से जायद वर्कर्स ने कोड़े खाए हैं, फांसियां लग गई, हमारी पूरी क़यादत को खत्म कर नहीं, दिया आपको गया, क्या शहीद खतरा है कि किया नून गया। लीग इस दफा वोट चोरी लेकिन करेगी? हमने जमहूरियत पर जनाब, कभी जब बुरा मैडम वक्त आप मुझे आया बताएं ना, छोड़ के नहीं ये तो गए। आपकी बातें अभी हमने भी नवाज 1 करोड़ शरीफ दफा साहब सुन के ली है, मुंह से माशाल्लाह ये आपने नहीं किया है निकल सारे रहा काम, मगर कि ये बता दें आइन। कि क्या इस दफा नवाज शरीफ वोट चोरी करेंगे? देखें, हमेशा आपको याद होगा 2013 के अंदर जब इंतखाबात हो रहे थे और अभी रिजल्ट आना शुरू हुए थे, तो लाडले ने फरमाइश की कि हमें जो है मेजोरिटी दी जाए, फिर वो 2/3 मेजोरिटी के साथ आए। आपने ये भी देखा कि किस तरीके से इनके साथ जो है तमाम तर फैसिलिटीज दी जाती हैं और दी जा रही हैं, अब पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है। तो ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए। अगर आपने मुल्क में हकीकी जमहूरियत का निफाज अमल में लाना है तो उसके लिए पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद किसी से ढकी छुपी नहीं है। हमें इक़्तिदार नहीं चाहिए, हमें मुल्क में हकीकी जमहूरियत चाहिए। हमने इक़्तिदार के लिए कभी सियासत नहीं की, हमने हमेशा मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए की। इस वक्त आइन अमलन मुअत्तल है। जो जो आइन भी असम्बलियों मुअत्तल के है और तहरीर आपको होने लग के भी रहा है कि बाद इन्होंने वोट चोरी 3 करना है। महीने के चले अंदर मुजाहिद इंतखाबात साहब, होने चाहिए। क्यों नहीं डिमांड कर रहे हैं कि इंतखाबात कराए जाएं? क्यों हमेशा ये आवाजें आ रही है कि इलेक्शन मुलतवी कराए जाएं? क्यों, किसके लिए? किसके लिए? मुजाहिद बरेली साहब मौजूद है जी हमारे साथ। जी मुजाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद बरेलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब मोहतरम मुजाहिद बरेलवी साहब, नहीं आवाज आ रही? चले दोबारा उनसे कौन, हाँ जी उनसे दोबारा कनेक्ट करें जी। शेख साहब, मनी लॉन्डर आप, मुल्क कौम का पैसा चोर आप, बकौल तहरीक इंसाफ आप, एक ही बात रह गई थी, वोट को इज्जत देना। वो इज्जत देते देते वोट चोर भी आप बनने वाले हैं जनाब। बात यह है कि ये बातें जो है ना, ये ऐसे फर्जी इल्जामात हैं जिनका कोई सबूत नहीं। इल्जाम लगाने को तो मैं भी कोई इल्जाम लगा सकता हूं, लेकिन हमारा ये क्या लगाएंगे? वतीरा नहीं है कि हम इस किस्म का कोई इल्जाम लगाएं। हम हकायक की बात करते हैं और हकायक पे ही रहते हैं। तो जहां तक मनी लॉन्ड्रिंग का ताल्लुक है, तो अदालतों में केस है, किसी को इतराज है तो आगे कंटेस्ट करे। अदलिया पे हमें पूरा इतमाद है। अब ये अदलिया इंशाल्लाह वो अदलिया नहीं है कि जो हम ख्याल जजेस पे मुश्तमल थी। ये काजी फायज ईसा साहब की जेर निगरानी या उनकी वो अदलिया है जिसपे हर आदमी ये जानता है कि वो इंसाफ देंगे और आइन की बालादस्ती के लिए वो हर मुमकिन कदम उठाएंगे। तो अगर किसी को ये इतराज है तो अदालतें खुली हैं, अदालतों में जाएं। अगर जरदारी साहब 11 साल जेल में रहकर और बरी हो सकते हैं, तो हम पे भी जो झूठे इल्जाम आते हैं, हमने उनको अदालतों में डिफेंड किया है, जेलें भी भुगती हैं और उसके बाद हम बाइज्जत बरी भी हुए हैं। जब अदलिया एक फैसला कर दे तो उसका सबको एहतराम करना चाहिए, वरना माशरा जो है वो जंगल का माशरा बन जाएगा। अगर हर आदमी अपना एक फतवा दे दे और अदलिया पे एतमाद ना करे तो मुल्क का निजाम कैसे चलेगा? तो ये बातें, इसका फैसला अदलिया को करने दें कि कौन मुजरम है, कौन मुल्जम है, कौन बेगुनाह है। इल्जामात लगाने सिर्फ इसलिए कि आपने जो हमारा मुखालिफ वोट है आप उसको कैप्चर करना चाहते हैं, तो ये कोई अच्छी सियासत नहीं है। जहां तक पीपल्स पार्टी की ताल्लुक है, मैं मुझे ये यकीनन बताएं इस बात को तस्लीम करता हूं जी। कि उनके पीछे एक जमहूरी रवायात हैं और जमहूरियत की जदोजहद उनकी जो है या भुट्टो खानदान की, वो शेख साहब एक बात छुपी तो नहीं बताएं है। यार मुझे, आज हम मैं ना इल्जामात की तकरीबन जब सियासत से पे बिलावल यकीन नहीं बोलने लगे हैं रखते, ना, हम अमल पे यकीन रखते हैं। मैंने 10 से 15 शोज कर लिए हैं जब से बिलावल आपके खिलाफ बोलने लगे हैं, खुल के मैदान में आए हैं, तकरीबन ये अक्टूबर के महीने में शुरू हुए।
आपके किसी एक रहनुमा ने भी बिलावल को कटहरे में खड़ा नहीं किया, तनकीद नहीं की, उस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं की। बिलावल लफ्जी वार किए जा रहे हैं, आपको उन्होंने भगोड़ा तक कह दिया, उन्होंने कह दिया शोबाज हैं सियासत के, इनके वजीर खजाना तबाही का शिकार हुए, मुल्क को तबाह करके रख दिया, और आप कह रहे हैं कि वो जमहूरी इक़्तिदार के लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, सिर्फ वोटर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जनाब आप उनको सख्त जवाब क्यों नहीं देते? क्या मसला है? कोई दाल में काला है? क्या मसला? मैं आपको अर्ज करता हूं कि बिलावल भुट्टो साहब या पीपल्स पार्टी पंजाब में हमें अपना हरीफ समझती है, जबकि हम उनको अपना हरीफ नहीं समझते। अच्छा। हम ये समझते हैं कि वो नौजवान है, चलो दिल खुश कर ले, बाकी फैसला तो आवाम ने करना है, और 8 फरवरी का फैसला आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि पंजाब में 2013 में पूरे पंजाब से पीपल्स पार्टी की सिर्फ 2 नशिस्तें थी, और 18 में 6 नशिस्तें थी। तो अब 6 से 8 कर लेंगे, 10 कर लेंगे, हमें उसमें कोई इतराज़, हमें खुशी है कि वो वोट जिसको भी अवाम दे वही इक़्तिदार में आना चाहिए। आपका तो वो हिसाब हुआ ना, हमें हरीफ समझते हैं, हम उन्हें अपना हरीफ नहीं समझते। वो पिंड का चौधरी होता है, उसके पास वो जो गरीब बंदा होता है, अंडर प्रिविलेज, जिसे पंजाब में के अंदर मुसल्ली भी कहते हैं, मरासी भी कहते हैं, बला बला, वो कहता है उसका बेटा के बाप अगर ये चौधरी मर गया तो पिंड का चौधरी कौन बनेगा? वो कहता है कि उसका बेटा। कहता अगर वो मर गया, कहता उसका बेटा। कहता वो मर गया, कहता उसका बेटा। तीसरी चौथी दफा जब पूछता है, वो थप्पड़ मार के कहता है पुत्र तेरी बारी नहीं आनी। तो आप पीपल्स पार्टी को ये कह रहे हैं कि इन्हों की बारी नहीं आनी, कर लें जितने मर्जी ख्वाब देख रहे हैं, हमारे खिलाफ बोल भी लें, ये कहना चाह रहे हैं। चलें मुजाहिद बरेलवी साहब। मौलाना साहब आप शरारत कर रहे हैं, मेरा मकसद ये कतन नहीं था। मेरा मकसद ये था कि पंजाब के जो अवाम है, जो पंजाब में हमने तरक्की की है, शहबाज शरीफ साहब की जो जब वजीर आला थे और नवाज शरीफ साहब की जेर क़यादत जो तरक्की पंजाब में हमारी मुस्लिम लीग नून ने की है, उसका जवाब हमें यकीन है कि 2023 के इंतखाब 24 के इंतखाबात में हमें अच्छी सूरत में मिलेगा। हम अपनी कारकर्दगी पर यकीन रखते हैं, इस वजह से हम समझते हैं कि हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी से नहीं है। पीपल्स पार्टी ने जो कुछ सिंध में किया है, बहरहाल वो सबके सामने मैं पूछता हूं शाहिद साहब से, पहले मुजाहिद साहब की तरफ जा लेने देना, मुझे जरा टाइम दे दें। मुजाहिद बरेलवी साहब आपका बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम। ये आपको लगता है कि नवाज शरीफ 2024 के अंदर इलेक्शन के बाद कौम के मसीहा होंगे, बहरानों से निकालेंगे, या बकौल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के वो तो कौम के मुजरिम होंगे क्योंकि वोट चोरी करने लगे हैं, वोट की इज्जत नहीं बल्कि उसकी तजलील कर रहे हैं वो? एक तो आप हमें जब उस्ताद मोहतरम कहते हैं तो मुझे शर्मिंदगी होती है। शाहिद रहमानी और शेख साहब जैसे बड़े सीनियर लोग मौजूद हैं, सियासत के उस्ताद तो ये हैं, हम तो अभी तक अपने को तालिब इल्म समझते हैं। लेकिन शेख साहब ने ये पूछिए कि अभी जो आप लोग इंट्रा पार्टी इलेक्शन कह रहे थे कि 4 साल से तो मियाँ साहब गालिबन लंदन में हैं, कितने साल से हैं? वकास जरा मुझे दुरुस्त कर दो, मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। इनके इलेक्शन कब हुए हैं? चीफ ऑर्गेनाइजर या कभी नायब सदर मरियम नवाज कैसे बन जाती हैं? कौन नॉमिनेट करता है? ऊपर से आती है। इनकी सेंट्रल कमेटी के अरकान का पूछ ले कितने हैं? कोई भी नहीं। इनकी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जो है वो कब इलेक्ट किसने किए? खुद ही। नहीं कोई कन्वेंशन का क्या मुस्लिम लीग नून का कोई कन्वेंशन हुआ जैसे एक जमाने में नेशनल अवामी पार्टी या पीपल्स पार्टी का होता था? क्या कोई प्रोविंशियल सूबों के कोई कन्वेंशन हुए या नहीं हुए जिसमें वो इलेक्शन के जरिए बाकायदा मुंतखब हुए? नहीं। वो है ना, वो हदीस है कि उसूलन गुनाहगार ना हो और अपनी आंख के शैतीर पर नजर रखें। अपनी आंखों के कांटे, दूसरों की आंखों के शैतीर पे रखने वाले अपनी आंखों के कांटे तो देखें। मुझे शेख साहब बड़े मोहतरम है, बहुत सीनियर आदमी, इनसे पूछे कि आपकी पार्टी में इलेक्शन कब हुआ है? कब हुआ है? मेरी याददाश्त में तो कभी नहीं है। कुछ कन्वेंशन हुआ कभी? नहीं, कन्वेंशन बाकायदा कन्वेंशन, इसमें ये बताइए कब नामजद किया जाता है? मुझे कौन करता है? मरियम बीबी को या फला को जो ओहदे लगते हैं आपके यहाँ या सेक्रेटरी जनरल बनाए जाते हैं? पिछले दिन चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम साहब बनी है, वो बगैर ही कब होते हैं ये? वो लंदन में बैठे हुए एक शख्स की ख्वाहिश के मुताबिक बन गई। तो पार्टी नहीं है ना इनकी। मैं तो कह रहा हूँ सर, मेरा इंट्रो नहीं आपने सुना, मैं तो ये कह रहा था। इजाजत हो तो मैं जवाब चले आप दे दें, फिर शायद साहब आप बोलेंगी जरा आपकी बातों में वेरी क्विकली जवाब दे दें। करता हूँ कि जब नवाज शरीफ साहब को अदलिया के एक नाजायज फैसले के तहत सदारत से हटाया गया था, तो उसके बाद कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग का कन्वेंशन हुआ था। वहाँ पे मार्च का महीना था लगभग। के सदर के तौर पर जनाब शहबाज शरीफ साहब को
इलेक्शन के साथ उनको इलेक्ट किया गया था और उनको ये इख्तियारात दिए गए थे कि वो शायद साहब फिर बरेलवी साहब सवाल आपसे दूसरा पूछेंगे। मुझे बरेलवी साहब ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया था कि वोट चोर कौन है। कापी आप मुस्लिम लीग के आइन की कापी भिजवा दूंगा। ले जी शाहिदा साहबा, आप तो पिंड के वो अंडर प्रिविलेज पाकिस्तान मुस्लिम लीग कानून के मुताबिक वो पिंड के वो मरासी हैं जो कि ख्वाब ही देख सकता है कि चौधरी का बेटा कभी मरे तो उसकी ताकत कम हो और हम इक़्तिदार में आए पंजाब के अंदर। मुस्लिम लीग कानून को आपको ना 3 में समझती है ना 13 में समझती है। बोलते रहे बिलावल बच्चे की तरह, बोलते रहे, उनकी सेहत पे खाक असर पड़ता है, वो जवाब भी देना गवारा नहीं करते आपको। और रोजाना आप कहते रहते हैं वोट चोर तबाही के जिम्मेदार। देखिए मुझे बात करने दे। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि मैं इनको ये सबूत दूं कि ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी नून लीग पे इल्जाम लगा रही है। तो 90s का इलेक्शन जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने चीख कर कहा कि हमारे इलेक्शन चुराए गए और फिर कोर्ट ने, अदालतों ने साबित किया कि जो चोर था वो कौन था। इनसे पूछें कि वो चोर कौन साबित हुआ जो पैसे बांट रहा था। वो नवाज शरीफ साहब थे। और इनका हमेशा काम है कि हमेशा जमहूरियत के खिलाफ उन्होंने इस तरह की साजिशें की है। जब 2008 से 13 तक हमारी हुकूमत थी तो ये काले कोट पहनकर हुकूमत को गिराने के लिए रोजाना कोर्ट पहुंच जाया करते थे। हालांकि उस वक्त मिसाकी जमहूरियत हो चुका था। तो इनको इसमें रहने थे। इन्होंने पीपल्स पार्टी को कुचलने के लिए, तबाह करने के लिए पंजाब में बड़ी कोशिशें की। लेकिन अभी भी आजादाना और शफाफ इलेक्शन हुए तो हम इनको वो कह रहे हैं आपकी 6 सीटें हैं, पिछली दफा 2 थी, अब मिला के 8 हो जाएंगी। और ले ले इतनी तो खैरात भी करेगी नून लीग, इतनी टिकटें तो खैरात ही करेगी। कि एज ए फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने इंतहाई कम, सबसे कम उम्र फॉरेन मिनिस्टर थे। जिस तरह से उन्होंने अपनी पाकिस्तान का ना सिर्फ खोया हुआ मुकाम दिलाया बल्कि उन्होंने अक़वाम आलम में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो इसको कहते हैं काम करना। ये नहीं कहते कि आपने पाकिस्तान को कर्जों के दलदल में धकेल दिया, पाकिस्तान की जो हालत की माशी तौर पे तबाह और बर्बाद किया। सवाल मुझे समझ आ गई, आपने जवाब दे दिया। ये शेख साहब बताइएगा जरा, कम उम्र तरीन वजीर खारजा ने जो काम किए हैं वजीर खजाना वजीर आजम नहीं कर सके। आपकी तरफ से हुक्म जनाब मोहतरम, आपकी तरफ से एक सवाल शेख साहब से करता हूँ। माशाल्लाह ये सब कहते हैं ना कि हमारी वोट को इज्जत दो और हुकूमत गिराई गई। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की फांसी के बाद गैर जमाती इलेक्शन हुए जिसमें सीएम हुए पंजाब। 88 में बेनजीर भुट्टो की 11 साल की जजबात हुकूमत आई। उसको 16 माह ना गुजरे थे कि मियां नवाज शरीफ ने 58(2)B के तहत सदर गुलाम इसाक खान को एक खत लिखा कि तहरीक एतमाद याद है इतवाक़ में काबुल में था नवंबर 1989, ये भी मुझे याद है। और ये मोहतरमा ने अपनी किताब में नहीं लिखा है, उसामा बिन लादेन ने $1 करोड़, वो शख्स उसामा बिन लादेन जिसके जिहाद के सबब लाखों लोग सर ना करे मुजाहिद बेलवी साहब, उसके 6 साल बाद अमेरिकी सदर $5 अरब दे रहा था। वो जूती की नोक पर रखे नवाज शरीफ ने। आप किस तरह कह रहे हैं उसामा बिन लादेन से पैसे लिए? पूछे क्या $1 करोड़ रुपए लिए गए? किताब दुख्तर मस्जिद में छपा है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि $1 करोड़ के लिए नवाज शरीफ नहीं बिक सकता जो $5 अरब के लिए नहीं बिका 1998 में। कह रहा ये दुख्तर मस्जिद में लिखा है अपनी किताब में। वो कौन सा हदीस होगी उनके बकौल? वो कौन सा सहीफा हो गया नून लीग के मुताबिक? उसने लिख दिया। उन्होंने तो $5 अरब नहीं लिए। अच्छा नहीं सहीफा जवाब आया नहीं आया? मुझे इजाजत दीजिए जवाब देने का। बाकायदा अदालत में घसीट थी। ये मैं नहीं कह रहा उसामा बिन लादेन से $1 करोड़ लिए गए या नहीं लिए गए। आपने साबित कर दिया कि वोट चोर हैं, ये पैदाइशी वोट चोर है नून लीग वाले। 40 साल से वोट चोरी कर रहे हैं और इस दफा फिर इन्हें मौका मिल गया। 2024 को वोट चोरी करेंगे, पीपल्स पार्टी के वोट पे डका डालेंगे। जी मुजाहिद साहब। बुलाना साहब, हम वोट चोर नहीं है, हम अपने कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट लेते हैं। जहां तक बरेलवी साहब ने जो बातें की हैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की किताब के बारे में, तो किताब लिखने को तो अब हाजरा पानसाई ने जो किताब लिख दी है तो ये बात सारी सच हो सकती है।
किताबों में बात लिखना करें वो और गलत बात है। है, हकायक और बात है। अगर ऐसी बात होती, बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। अगर ऐसा कोई बात होती तो मोहम्मद बेनजीर भुट्टो पाक जमहूरियत में उनके साथ ना बैठते, नवाज शरीफ के साथ ना बैठती, उन्होंने मिलकर दोनों जमातों ने। आप अदालतों की बात कर रहे थे, जो अदालतों ने कहा वो तो सच है। अदालत ने कहा कि 90 के इलेक्शन में किस तरह पैसा बांटा गया, किस तरह इलेक्शन को कराया गया, किस तरह बीबी हुकूमत को लाया गया, वो तो सच है। चलता रहा वकास, वो 2012 तक केस चलता रहा जी। केस का बाकायदा पार्लियामेंट में नजीर बाबर ने करा, असद दुरानी का स्टेटमेंट मौजूद है। इमरान गेट स्कैंडल, नवाज शरीफ ने इस्लामी पैसे लिए, वो क्या बैंक का जो स्कैंडल था इनको। हाँ जी ऐसा ही है, पैसे लिए आपने। शेख साहब मान जाए, कोई बात नहीं है यार, ले लिए। सर मेरी बात तो सुन ले, कुछ जवाब तो मुझे कोई देने नहीं देता। ताबड़तोड़ हमले आप मुझ पे किए जा रहे हैं और जवाब मुझसे लेते नहीं है। मैं ये कहता हूं कि अगर ये इल्जाम दुरुस्त होते हैं तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मिसाक जमहूरियत में नवाज शरीफ के साथ क्यों बैठती? दोनों जमातों ने अपनी गलतियों को तस्लीम किया उस वक्त और नवाज ये शरीफ फैसला मुश्किल में किया थे, कि मोहतरमा ने उन्हें बचाया, मुशर्रफ से बचा के 8 साल की जलावतनी के बाद वो उन्हें पाकिस्तान में लेकर आई, और उसके ठीक 4 साल बाद आपने काला कोट पहना और फिर उनके खिलाफ साजिश की, मुनाफकत की आपने बकौल पीपल्स पार्टी। काला कोट, आप बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। काला कोट पहनना कोई जुर्म नहीं है। अगर कोई किसी ने कोई गलती की है और उसको कोर्ट में ले जाना कोई ऐब नहीं है। तो हम ही थे जिन्होंने इनको 8 से 13 तक हुकूमत इनको चलाने दी, वरना अगर हम इनका साथ ना देते तो इनकी हुकूमत पहले गिर गई होती। हमने जमहूरियत को पटड़ी पे रवां रखने के लिए हमने इनका साथ दिया था, ऐसी बात नहीं है। अगर गलतियां हुई हैं तो सबसे हुई हैं और सबने अपनी गलतियां तस्लीम की है और तस्लीम की जानी चाहिए। अगर आप माजी के पंडोरा बॉक्स को खोलेंगे तो हम भी बहुत सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम सियासी माहौल खराब नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि अच्छे माहौल में ये इलेक्शन हो जाए और अवाम जिसको वोट दें वो आके हुकूमत बनाए और मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाए, ना कि इंतशार की तरफ लेके जाए। शायद साहब एक बात तो बताएं, ये बात तो सच है कि आप लोगों की उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं है, बलूचिस्तान भी आपके हाथों से जाता हुआ नजर आ रहा है, पंजाब के अंदर वो आपको कीड़े मकोड़े समझते हैं, सिंध में इस दफ़ा उन्होंने एक एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद करके आपकी पावर को कम करना है, केपीके के ऊपर ना आप देखते हैं ना नून लीग देखती है, वो तो डायनेमिक्स ही और हैं। तो विफाक में आप किस तरह आ सकते हैं, किस तरह कम उम्र तरीन बिलावल वज़ीर आज़म बन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाकर कि हमने पिछले 50 सालों में सिंध के अंदर बैठकर कराची का बुरा हाल कर दिया। जो 1960s में ये मुजाहिद बरेलवी साहब उस वक्त जवान हसीन जवान होते होंगे, कराची एशिया का टाइगर था और आज वहां पर गटर में बच्चे मर रहे हैं। ये हाल आपने किया, इस परफॉर्मेंस को दिखाएं अवाम को, अवाम वोट नहीं बल्कि कुछ और ही मारेगी आपको। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितना काम सिंध में किया, कराची में किया, यही वजह है कि कराची के अवाम, सिंध के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं। हम कोई तोहफे में हमें हुकूमत नहीं देते कि वो तमाम पार्टियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कामों से, उसकी मकबूलियत से इतनी कायफ है कि जिनका वोट लाहौर में नहीं है वो जाके पंजाब में नहीं है, वो जाके कराची में जाकर एमकेएम से कर रहा है, और एमकेएम जिसका पंजाब में वोट नहीं है वो उनके साथ अलायंस कर रहे हैं। इस तरह तमाम पार्टी, ये आज से नहीं, ये आपको याद होगा कि 76 में भुट्टो के खिलाफ भी, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ भी इस तरह का अलायंस बना, 9 सितारे बना के और नेशनल अलायंस बनाया गया, भुट्टो एक जमहूरी हुकूमत को खत्म किया गया। फिर उसके बाद मुस्तकिल अलायंस बनते रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और 2018 हो या 13 हो, इस तरह के अलायंस बने और पीपल्स पार्टी तनतनहा तमाम जमहूरियत दुश्मन कुव्वतों का मुकाबला करती है, करती रहेगी और करती रही है। तो लिहाजा हमें कोई खौफ नहीं है। हमने काम किया है तो मुल्क भर से लोग अपना इलाज कराने के लिए सिंध का रुख करते हैं। हमने काम किया है तो लोग मुल्क भर से रोजगार के लिए सिंध का रुख करते हैं। हमने काम किया है तो लोग तालीम हासिल करने के लिए सिंध का रुख करते हैं। तो इसका मतलब है कि सिंध बेहतरीन डिलीवर करता रहा, पीपल्स पार्टी की बेहतरीन डिलीवर रही। नहीं जी मुजाहिद साहब, कराची की बदहाली या कराची की खुशहाली और सिंध के अंदर सेहत का निज़ाम सिर्फ और सिर्फ इसकी बुनियाद के ऊपर बिलावल कम तरीन उम्र वजीर आजम इस दफा बन सकते हैं, या फिर पीपल्स पार्टी के लिए दिल्ली दूर अस्त है? मुझे कहते हैं वक़ात, देखिए एक तो इससे न हटें। मैं ये चाहता हूँ कि आज जस्टिस काजी ईसा मौजूद हैं, एयर मार्शल अजहर खान का केस जो उनकी जिंदगी की फाइल बंद कर दी गई खोला जाए। उसने पार्लियामेंट के अंदर नसीरुल्लाह बाबर ने जर्मनी में
ISI और MI के चीफ असद दुर्रानी का स्टेटमेंट पेश किया था, जिसने नाम बनाम लिखा था कि बेनजीर भुट्टो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट खत्म करने के लिए कितने पैसे दिए। सदर गुलाम इसाक खान ने उस वक्त जनरल हसन बेग को पैसे दिए, जनरल हसन बेग ने हमीद गुल को दिए, हमीद गुल ने इन लोगों को पैसे दिए। आप लोग यही तो बुरा मिला, तारीख का मुंह चेहरा दिखाएं तो कहते हैं मारिए मिट्टी पाओ। ये जो चाहे मीसाक जमहूरियत की पीपल्स पार्टी का यही तो अलमिया है, इन्हीं के वजीर खारजा बन जाते हैं। माजरत के साथ मेरे काबिल एहतराम है पीपल्स पार्टी, मैं तो कह रहा हूँ खोलें पीपल्स पार्टी। देखें ना, एक बात बताएं मुजाहिद साहब, खड़े कर दें। आप ये जो बात कर रहे हैं पर एक बार अगर आप खड़ा कर देंगे ना इन सबको, इनकी बकायदा वो क्राउनवेल की तरह, तो तमाम मसाइल हल हो जाएं। एक बात बता दें मुजाहिद साहब, मेरी बात सुनें। अजहर खान केस में क्या लिखा हुआ था? इस्लाम नाराज हो जाते हैं, कहते हैं तारीख को छोड़ दो। भाई मैं थोड़ी कह रहा हूँ, असद दुरानी अभी मौजूद है जिंदा, किताब में लिखा है उसने। सर वो केस तो आपको पता ही है ना उसका क्या बना है, लेकिन एक बात तो बता दें मुझे पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट गिराने के लिए। ब्रेव साहब, अगर 1990 के अंदर नवाज शरीफ ने गद्दारी की, उससे पहले भी की, वो ज़ियाउल हक जो डिक्टेटर था, इनके लिए दज्जाल या इनके लिए यजीद था, पीपल्स पार्टी के लोग उसे कहते हैं, जालिम था इनके लिए, उसका वो पेटी भाई या उसको अपना डैडी कहता था और उससे निकला। और उसके बाद 2008 के अंदर इन्होंने थूका चाट लिया, पीपल्स पार्टी ने, ये कहते हैं नून लीग उनके साथ बैठ गए, फिर उनके साथ 2018 के अंदर या 2023 के अंदर इत्तेहाद कर लिया। नहीं, उनके पेट फाड़ने थे। मोहतरमा के साथ क्या करते रहे? तो ये इंटरेस्ट के लिए मुनाफिकत नहीं कर जाते पीपल्स पार्टी वाले? जनाब ये बताइए मुझे जरा। मैं तो बताऊं, आप इनसे पूछें। आप मेरे बताएं ना, पास आपको क्या लगता है? मैं और तारीफ को लूंगा, लेकिन अभी तो शेख साहब, क्योंकि माशाल्लाह इनके वो उस वक्त जो है ना, इनका जो इस वक्त मियाँ साहब को जिस एहतमाम से लाया गया है, हमारी आंखों में धूल ना झोंके। और मैं शायद बीवी से भी कहूंगा, 19 औरतों को जिस तरह जेलों में रखा गया है, चलो एक ब्रेक कोई ले लेते हैं। केस नहीं है, 7 माह में केस नहीं चला, तो MPO के तहत एक खातून को 5 साल से बच्चे से नहीं मिलने दिया जा रहा। आप हर वक्त ये मत क्या कर रहे हैं कि हमारी शहीद मोहतरमा के साथ ये हुआ, हमारी खवातीन के साथ ये हुआ, आज भी वही हो रहा है। शायद बीबी प्रोपेगेंडा ना करें ब्रेवी साहब, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद सबसे पूछते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन का भी, और पीपल्स पार्टी से भी जवाब लेंगे कि आपके खिलाफ तो इतनी बड़ी जमहूरियत की तारीख है जिसमें नवाज शरीफ ने आपकी पीठ में छुरा घोंपा, वोट चोरी किया, आप हर दफा उसके साथ क्यों बैठ जाते हैं? मसला क्या है? सिर्फ और सिर्फ वजारतें लेने के लिए? ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। अच्छा शाहिदा साहबा, फिर मैं शेख साहब से पूछता हूँ, ये क्यों आप इनके साथ बैठते रहे और अब आके आपने ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए? ये बात का जवाब दें। और कराची की परफॉर्मेंस मैंने आपसे पहले भी पूछा था, वो कोई अच्छी नहीं है, उसकी बुनियाद पे या किस बुनियाद पे आप इस दफ़ा इलेक्शन में जाएंगे? सिंपल। देखिए, सबसे पहली बात तो अभी मैंने पहले भी अर्ज किया कि सिंध के और कराची के परफॉर्मेंस से मैंने बात की, और यही वजह थी कि पहली मर्तबा कराची के अंदर तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाबी हुई लोकल गवर्नमेंट में, और हमारा मेयर कराची, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में भी आ गए। तो ये हमारी परफॉर्मेंस थी। ये कोई तोहफे में रखकर कोई ना मेयरशिप मिली है, ना यूसीस मिली है, ना टाउन्स मिले हैं, और ना ही हमें हुकूमत मिलती है। इसी तरह अब आपने बात की कि जी आप क्यों बार बार इनके साथ देखें। हमने पीपल्स पार्टी ने जानने देना कहना बहुत आसान है। जिस तरह शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के पास भी ऑप्शन था कि वो मुल्क से चले जाएं, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को ठुकराए और वो तारीख में जिंदा रहे। उनके अपना आपने खुद पढ़ा होगा ये, तो आप वो तारीख में जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके दो बेटों को शहीद किया गया, बेटी को शहीद किया गया। ये आसान है कहना, लेकिन जब जान पे आती है तो लोग जाने बचा कर भाग के जाते हैं। हमने जमहूरियत के लिए जाने दी, हमारे सैकड़ों वर्कर्स की जाने कुर्बानी, उसके बावजूद आपने देखा कि बीबी ने इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत के निफाज के लिए मीसाक जमहूरियत जैसे मुआहदे पे बैठी। और उसके बाद जब 2008 में हमारी हुकूमत आती है तो वो लोग, इनको सियासत की अलीफ बे नहीं मालूम कि जब वो बीबी शहीद होती है तो सदर जरदारी साहब फैसला करते हैं कि हम इलेक्शन में जाएंगे। ये कहते नहीं हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। इनको आमादा करके इलेक्शन में लाया जाता, किसके कहने पे? पीपल्स पार्टी के कहने पे। फिर 2013 के इलेक्शन में जो कुछ भी होता है, सदर जरदारी उस वक्त मुल्क के सदर थे, उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि हमें इलेक्शन के नताइज पर रिजर्वेशन है, लेकिन मुल्क में हकीकी जमहूरियत के निफाज के लिए फर्स्ट टाइम आपने देखा कि एक स्मूथ तरीके से ट्रांजिशन ऑफ पावर हुई। और उसके बाद हुकूमत को गिराने के लिए जो 2014 में करने हुए जो साजिश हुई,
पीपल्स पार्टी सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हुई। और उस वक्त यही उनकी गाड़ी ड्राइव करके कदमों में पड़े होते थे सदर जरदारी साहब के, और गाड़ी ड्राइव करके लेके आते थे, जो कहते थे कि पेड़ फाड़ देंगे, ये कर देंगे, सड़कों पे घसीटेंगे। और 2018 में जो इलेक्शन के नतीजे उस पे ये सब इलेक्शन के बाद फरार हो रहे थे। हमने कहा नहीं, पार्लियामान में आएंगे। फिर पीडीएम बनी, पीडीएम के अंदर ये बात इन्होंने तय की कि हम इस्तीफे देंगे। हमने इस्तीफे नहीं दिए, और ये हमारी ही लाइन ऑफ एक्शन जो पीपल्स पार्टी की लाइन थी उस पर आए, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत एक मुंतखब हुकूमत को जमहूरी तरीके से पीपल्स पार्टी ने घर भेजा। तो ये हमारी जमहूरियत के लिए कामयाबी थी। यानी आपने हमेशा मुस्लिम लीग नून को फायदा ही दिया है। शेख साहब, आपको तो सियासत की अली बे मालूम नहीं थी। 2008 में जमहूरियत के मिसाक जमहूरियत के बाद भी वो जरदारी थे जो ड्राइव करते रहे। और जिस तरह 2014 के अंदर मुझे भी याद है, आपकी तो वो क्या आपको तो बिल्कुल लटा चुके थे खान साहब। अगर पीपल्स पार्टी वाले ना होते तो ये भी सफाया हो जाता आपका। और तीसरा, जब आपने वाकई वो सही कह रही हैं, आप तो इस्तीफे देने के ऊपर थे, कायल करते रहे। वो पीडीएम से बाहर निकल गए, उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए और आपके वजीर आजम बन गए शहबाज शरीफ। तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन्होंने हमेशा आपको बचाया। और अब आप उनको माइनस करके, वोट चोरी करके दोबारा इख्तिदार में आना चाहते हैं। दसो, हम इनको बिल्कुल माइनस नहीं करना चाहते। अगर 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत चली है तो वो हमारी वजह से ही चली थी, वरना हम भी वो गंदी सियासत कर सकते थे जो बाकी पार्टियां करती रही हैं। लेकिन हमने जमहूरियत के बका के लिए 2008 से 13 तक किसी किस्म की कोई रेशा दवानी नहीं की, बल्कि हमने असम्बलियों में बैठकर जो भी हमारा जमहूरी अपोजिशन का किरदार था हमने वो अदा किया। जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, मैं ये मानता हूं कि 2013 से 18 तक उन्होंने हमारा साथ दिया और जमहूरियत के लिए साथ दिया। हमारी तो तारीख है भाई, हमने तो सिविल सुपरमेसी के लिए 3 दफा, पाकिस्तान में और भी कोई है जिसकी 3 दफा हुकूमत तोड़ी गई हो? वो हम ही है। उसके बावजूद हमने कभी भी मुल्क में इंतशार को पसंद नहीं किया। हमने हमेशा जमहूरियत रवायात के अलम को बुलंद किया है, खुद अपनी हुकूमतों की कुर्बानी दी है। लेकिन ये हमने कभी नहीं कहा कि अगर हमें हुकूमत ना देगी तो मुल्क टूट जाएगा, या ये होगा कि मुल्क में एटम बम गिर जाएगा। ऐसा नहीं है। हम एक जमहूरी जमात हैं, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, और सिविल सुपरमेसी पे हमारा जो है वो ईमान है, और वोट की ताकत से हम इंशाअल्लाह दोबारा इक़्तिदार में भी आएंगे। मुझे लगता है कि उस वक्त भी ये हमारा साथ देंगे। जी रजी मिजाज साहब, आपने दोनों मौके सुन लिए। अब आपका मौके बड़ा जरूरी है, और साथ में आपको खान साहब का एक आज का नाम छेड़ने के लिए बुलाते हैं, आप मुझे छेड़ते हैं बहुत। हाँ, लेकिन देखिए, मैं एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ, और ये बात सही है कि 1944 में पहली बार जब बेबी बार थी, उस जमाने सहाफियों को बाहर लाया जाता, इसे इमरान खान ने खत्म कर दिया। मैंने जो आखिरी 2 दौरे किए, बल्कि रोज़ा मुबारक पर जो हाजिरी दी थी वो मियां नवाज शरीफ के साथ दी थी, एज ए जर्नलिस्ट जो और ले गए थे। मैं तो बाको भी मियां साहब के साथ गया था। मतलब ये कि मैं जब सियासी सवाल करता हूँ तो तारीख के पस मंजर में कोई जाती मसला नहीं है, या कुछ ये जो आपको कसील अशाद और सफेदार देखे जाने वाले चैनल के एंकर को देखते ही समझ में आ जाता है कि किसकी जबान बोल रहे हैं, किसी कॉलों में बात कर रहे हैं, कौन सा इनको स्क्रिप्ट दिया जाता है। मैं उस तरह नहीं हूँ, आपको बता दूं। मैं सवाल कर रहा था, मैंने शायद बीवी को भी ये सवाल किया, और खाली इन्होंने जवाब दिया कि हमने सवाल उठाया था जब तहरीक इंसाफ की खवातीन के साथ जाती हो रही थी। शेख साहब जब कह रहे थे कि हमने हमेशा, मैं ये कह रहा हूँ हमेशा हटा दीजिए। जब मैं एयर मार्शल अजहर खान केस की बात कर रहा होता हूँ तो ये बेचारों के साथ दफन हो गई, लेकिन ये फाइल बंद नहीं हुई है। जिस दिन पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत आई, एयर मार्शल खान का केस खुलेगा, और पीपल्स पार्टी की पहली मुंतखब हुकूमत के खिलाफ जिन जिन लोगों ने साजिश करके जमहूरियत को दफन किया, वो तमाम किरदारों को कटहरे में लाया जाएगा। गेम प्लानर जो कुछ भी कर लें आज, सर काम तो बड़ा करने वाला है ना। 99 वाला भी है, 2007 वाला भी है, जिन्होंने बाकायदा काम तो बड़े करने वाले हैं। 2018 वाला भी है उनके बकौल। मेहरान बैंक के जरिए सब मौजूद है दस्तावेज, ऐसा मत जुटलाइए। मैं कह रहा हूँ काम तो फिर बड़े करने वाले हैं। उनकी तो एक दरखास्त पीपल्स पार्टी दुरानी की किताब में है। वो अच्छा, मुझे मर गया मेमन हबीब बैंक का फला। आप लोगों ने जमहूरियत के लिए अगर आप ये ना करते हैं ना, शेख साहब को बेचारों का नहीं मैं कुछ कह रहा, यार मजबूर है, ये तो पार्टी की बात ही करेंगे कि क्या क्या इनके लीडरों ने किया है। ये रियलिटी है, तारीख है। आप लोग तारीख से घबराते हैं। तारीख की बात करें तो अपने, अगर शेख साहब जवाब नहीं देंगे तो हो सकता है टिकट ना मिले। अब मुझे बताएं, अब जो नई तारीख लिखी जा रही है उस तारीख नहीं का नहीं, तारीख नहीं होती।
नहीं, अभी यही तो वकास तुम लोगों की गड़बड़ है। तारीख होती है, नई ये पुरानी नहीं होती। नहीं, अभी जो मैं दिन जब ब आपको दिन बात कह रहा हूँ कि हर रोज आजवा केस में जिसमें लिखा कि आईजीआई जनरल हमीद गुल ने बनाई, सर समझ आ गई बाकायदा मुझे आईजीआई अब के की बात इजलास में बताए ना हमीद गुल जरा। बैठते थे। मैं असद क्या- दुरानी किताब में है कि मियां नवाज शरीफ ने किस तरह पैसे बांटे गए गवर्नमेंट खत्म करने के लिए पहली गवर्नमेंट को। अब आप ये भुला देंगे, इस नहीं पर नहीं, सजा क्यों नहीं नहीं मिलेगी। बुलाएगा सर, ये हिम्मत करते हैं। चले, मैं नहीं मानता वो नहल का देने की जो साकिब निसार ने की थी, उस पर तो सजा होनी चाहिए। तो वो तो 2017 वाली भी तारीख भूलेंगे नहीं, 1999 वाली भी नहीं भूलेंगे, 2007 वाली भी नहीं भूलेंगे, 2018 में जो हुआ पूछे ना उनके शेख साथ। साहब से। लेकिन अब जो 2024 के शेख अंदर साहब होने से जा रहा है पूछे, वो आप क्या शेख होने साहब जा ने रहा बहुत कह है, दिया। मुझे लेकिन बताएं। मैंने जाती नहीं 2024 बात के करी, मैं अंदर तारीख की बात कर रहा हूँ, आप शेख साहब से पूछ लें। यार मैं पूछता हूं उनसे, आप मुझे तो अपना तो एक आप तो तजिया बताएं ना। 2024 के अंदर आज से ठीक 2 माह बाद क्या होने लगा है? 1990 रिपीट होगा, 2008 रिपीट होगा, 2013 रिपीट होगा, या 2018 अब नून लीग के लिए रिपीट होगा? बताएं ना मैं मुझे। एक बात कह दूं वकास, बहुत ही मुद्दबाना, बहुत ही गाढ़े लफ्ज में, गेम प्लानर अगर मुस्तकबिल का कोई मंजर सियासी मंजरनामा बना रहे हैं तो उन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि ये बहुत दुनिया आगे निकल चुकी है। 2 करोड़ 40 लाख नए वोटर भी हैं, सोशल मीडिया भी है। अब एक अखबार नहीं है कसीर रशाद या 2 अखबार जिनसे आप कंट्रोल करते थे, जिनके जरिए करते थे। अब 18 चैनल भी हैं। अब आप जैसे, मुझे खुशी होती है, आप जैसे एंकर भी हैं। अब आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, अब सब बातें खुलेंगी। जैसे मैं आज, आप, मुझे बड़ा खुशी है कि आपका चैनल मेरी बातें अब तक सुना रहा है, अभी तक नहीं आ रहा। तो इन लोगों को भी बताएं कि वो दौर नहीं है कि वो नवाज शरीफ जो कुछ करते रहे, कोई आज तारीख पता नहीं है ना एंकरों को कि किस तरीके से आईजीआई किस तरह बनी थी, किसने बनाई थी। लें जी अमीर शेख गुल के साहब, बेटे हुन से दसो पूछता हूं तो नाराज हो जाता है। शेख किताबें साहब, तो मौजूद हैं, तारीख तो मौजूद है। नहीं, शेख साहब आपको भी मैसेज है, और आपके पीछे उनको भी मैसेज है जो कि पीपल्स पार्टी वाले भी दे रहे हैं और मुजाहिद भी दे रहे हैं कि कौम नहीं छोड़ेगी इस दफा आपको। 1990 नहीं है ये जनाब शेख साहब। आपकी बात ये दुरुस्त है, और हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि अवाम जो है वो हमें कतई नहीं छोड़ेगी, हमारे साथ रहेगी। अवाम हमारे साथ है, वो हमें नहीं छोड़ेगी। मैं मानता हूं आपकी बात को। और मुजाहिद भाई को तो एक असद दुरानी की किताब पकड़ के तो मुस्तकिल उसी पे बोले जा रहे हैं। उनको ये पैसों की बात करते हैं, इनको ये याद नहीं है कि नवाज शरीफ वो आदमी है जिसने $5 अरब को ठुकरा के मुल्क में एटमी धमाके किए और मुल्क के दफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। पाकिस्तान में तरक्की का आप जो भी मंसूबा उठा के देख लेंगे उस पर मुस्लिम लीग की मोहर होगी। ख्वाह आप मोटरवेज देख लें, ख्वाह आप पाकिस्तान के जितने एयरपोर्ट है उठा के देख लें, नवाज शरीफ ने बनाए होंगे। जितने बिजली के कारखाने हैं नवाज शरीफ ने लगाए होंगे। पाकिस्तान में पहली दफा RLNG के जो टर्मिनल हैं जो कराची में बने हैं वो नवाज शरीफ साहब के दौर में बने हैं। पाकिस्तान में, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, आ गई, समझ आ गई। शाहिदा साहबा आप बताइएगा, एक तो ये चीज़, और दूसरा जो तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए उस पर आप लोगों को क्या मसला है? उनकी पार्टी वो जाने, आपकी पार्टी आप जानो, जमहूरियत तो है कोई नहीं, तो चलने दो, क्यों सवाल उठा रहे हो आप लोग? शाहिदा साहबा जी, मुझे आवाज नहीं आई आपकी। मैं कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए उसके ऊपर बड़े सवालात उठा रहे हैं आप लोग, नून लीग, बाकी जमातें। तो उनकी पार्टी वो जाने, आपकी पार्टी के अंदर कोई किसी ने पूछा आज तक, या कोई कुछ बिगाड़ सका कि पर्ची के ऊपर एक बंदा आया, बच्चा आया, अभी भी वो अंडर ट्रेनिंग है, वजीर खारजा अंडर ट्रेनिंग में गुजर गया, इंटरनी वजीर खारजा गुजर गया, किसी ने नहीं पूछा, तो उनको क्यों पूछ रहे हैं आप लोग? देखिए, चेयरमैन साहब ने जिस तरीके से ना सिर्फ पार्टी बल्कि पार्टी को संभाला, आपने देखा कि बीबी को शहीद करने के बाद जिस तरीके पार्टी चेयरमैन बने लेकर चल रहे हैं, और उसके बाद एज फॉरेन मिनिस्टर उनकी जो कैबिनेट थी, जो में शामिल मेंबर्स थे, मिनिस्टर्स थे, उन सब ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी। चाहे क्लाइमेट चेंज हो जिसमें शरीर रहमान साहबा थी, चाहे आपने देखा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, इंडस्ट्री प्रोटेक्शन हो, हमारे तमाम मिनिस्टर्स ने उनकी क़यादत में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। अब आप बात करें इंट्रा पार्टी इलेक्शन की, तो देखिए ये वो शख्स था जो हर एक को कहता था कि जी ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, पार्टी के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ
जब जस्टिस वजीउद्दीन साहब थे उस वक्त भी जब इलेक्शन हुए, इनके अपने लोग कोर्ट्स में गए, इलेक्शन कमीशन में गए, और ये साबित हुआ कि उस वक्त भी इलेक्शन नहीं कराए गए थे, सिलेक्शन था। और आज भी ये दूसरी पार्टियों को तो खड़े होकर किसी को चोर कहते हैं, किसी को डाकू कहते हैं पार्टी में जमहूरियत नहीं है। तो आप क्या, कौन सी जमहूरियत है? आप किसी को नॉमिनेट कर देते हैं, वो बन जाता है, आप जिसे नॉमिनेट कर देते हैं वो हो जाता है। तो जमहूरियत के लिए आप, हमारे यहाँ तो है, आप देखें कि बाकायदा इलेक्शन कौन सी जमहूरियत है? आपके चेयरमैन के फैसले वाइस चेयर जो को चेयरमैन है वो कर रहा है, वो कोई बात करता है, वो कहता है नहीं नहीं इसको टिकट भी मैंने जारी करनी है। ये जमहूरियत है कि चेयरमैन अपने आप को टिकट जारी नहीं कर सकता, वो किसी को टिकट नहीं देता, उसके लिए दूसरी पार्टी का चेयरमैन जो आसिफ अली जरदारी है और इस पार्टी का को चेयरमैन है, नीचे वाला ऊपर वाले को डिक्टेट कर रहा है। यह है आपकी जमहूरियत आपकी पार्टी में? देखिए, ये आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर जनरल मुशर्रफ के दौर में जिस तरह रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, पाबंदी लगा दी गई और इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी गई, हमारे साथ तो हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही। और जब पाबंदी लगाई गई तो उस वक्त एक पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का वजूद अमल में आया, जिसके उस वक्त के सदर मखदूम अमीन फहीम साहब थे, और उनकी डेथ के बाद जो है सदर आसिफ अली जरदारी साहब को मुंतखब किया, जो हमारी सीईसी और तमाम कैबिनेट ने। तो आप ये बताएं कि हमारे यहाँ जमहूरियत है तो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर हैं और वो देते हैं पार्टी के टिकट्स, बिल्कुल देते हैं, और पार्टी जो है कंबाइन होकर इलेक्शन लड़ रही है। तो इसमें आपको क्या तकलीफ है अगर एक पार्टी उसमें पीपल्स पार्टी जिसका निशान, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, जिसका निशान तीर है और जिसके सदर जरदारी साहब हैं, बिल्कुल ये आज से तो नहीं कि जिसको आज आप इश्यू बना के कर रहे हैं, वो पार्टी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन सरबराह है और पार्टी चल रही है। मुजाहिद साहब, मुझे और आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी पार्टी के इंटरनल मामले की, ना तहरीक इंसाफ की जिसको मर्जी वो नामजद करके बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब कर लें, ना ही इनकी कि वो पर्ची के ऊपर वजीरे उनको चेयरमैन बना लें और उसके 15 साल के बाद भी अंडर ट्रेनिंग रखें और खुद टिकटें जारी करें। हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए जनाब। देखिए मेरे कि ये ना करें, मैं पूरा जब बात कहता हूँ तो एक होता है शायद रहमानी है ना, जो अहमद रजा कसूरी जिसका बरारात कत्ल का हुक्म भी यही कहते हैं ना, वो तो फांसी चढ़ गए। शेख साहब कह रहे थे कि एक असद दुरानी किताब लेके बैठ गए, इस किताब की बुनियाद पर तो मियाँ साहब पर गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। अगर अदालतें आजाद होंगी ना तो खुलेगा भी ये मुकदमा, कितना बड़ा उन्होंने जुर्म किया था उस वक्त, और अगर वो जुर्म ना करते और उन्हें उस वक्त सजा मिल जाती तो आज ये लोग बैठे हुए इस तरह डिस्कस नहीं कर रहे होते। और एक नहीं, अगर शेख साहब मुझे पता दे दे तो मैं इनको 10 किताबें भिजवा दूंगा। ये कहना मैं एक किताब लेके बैठ गया, मैं तारीख और सहाफत का तालिब इल्म हूँ। शेख साहब माजरत के साथ बहुत एहतराम आपका करता हूं। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं आपको कह रहा हूँ तो आपको नहीं कह रहा होता, ये बिलावल कब अंडर ट्रेनिंग से बाहर निकलेंगे? क़यादत से पूछ रहा होता हूँ, आपकी क़यादत से पूछ रहा होता हूँ। चले वो तो उनसे पूछ लेते हैं, मुझे बिलावल का भी जवाब दे देना। मैं लफाजी नहीं करता, मैं बाकायदा आपको लिखा हुआ दूंगा। 12 किताबें, एक असद दुरानी की नहीं, वैसे तो एक किताब ही काफी है। जब एक अहमद रजा कसूरी के बयान पर जो है FIR पर भुट्टो को फांसी हो सकती है तो मियाँ साहब को तो इसी केस में ही नहीं छोड़ना चाहिए था। ये तो छोड़िए ये नाअहली का केस 2017 वाला। आप चाहते हैं मियाँ साहब को फांसी हो? हैं जी मुजाहिद साहब? भुट्टो साहब को फांसी एक डिक्टेटर ने दी थी, किसी जमहूरी हुकूमत ने नहीं दी थी। मुजाहिद साहब अगर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं तो मुझे शर्म आ रही है इस बात पर कि एक डिक्टेटर ने एक लीडर को फांसी पे चढ़ा दिया और वो उसकी दलील दे रहे हैं कि वो FIR सही थी। भाई मेरे खुदा के लिए मुजाहिद साहब मुल्क को आगे बढ़ने दें, इंतशार न फैलाएं, पुरानी बातों को छोड़ें, मुल्क को आगे चलने दें। भुट्टो वो अजीम लीडर था जिसने सियासत को ड्राइंग रूम से निकाल कर अवाम में लेके आया था। तो आप मेहरबानी ऐसी बातें न करें। आप 90s के इलेक्शन जो साबित हो चुके हैं उसकी तो जवाब दे दें कि असगर खान केस का जो फैसला आ चुका है उसका तो जवाब दे दें। मुजाहिद साहब, आप मुझे पूरी बात नहीं आपने सुनी यार। ये बिलावल कब अंडर ट्रेनिंग से बाहर निकलेंगे ये तो बता दें मुझे। सियासतदान हमेशा सीख रहा होता है और कोई भी हो वो सीखना जिंदगी का अमल होता है। तो आप उस बात को कैसे कह रहे हैं कि जी अंडर ट्रेनिंग? ठीक है, हर शख्स अंडर ट्रेनिंग है और हर शख्स सीख रहा है। ये सीखने सिखाने का अमल तो होता है, महज से शुरू होता है, लहद तक जाता है। वो कह रहे तायात ही अंडर ट्रेनिंग रहेंगे। शायद साहबा जी। अच्छा चलो, मुझे लास्ट में बता दें कि अब अगर ये हुकूमत 8 फरवरी को आ जाती है
तो अभी तक कोई उम्मीद नहीं है शाहिदा साहबा के इनके साथ इल्हाक करना है, या भी? देखिए, बात यह है कि इल्हाक करना, हुकूमत बनाना, ये एक अलहदा चैप्टर होता है। इलेक्शन से पहले अलायंस बनाना ये समझ से बालातर है कि वो गैर फितरी इत्तेहाद जिनका कोई नजर नहीं आता। और बात यह कि अभी तक नवाज शरीफ साहब के मुंह से ये नहीं निकल रहा कि टाइम पर इलेक्शन क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं हो रहे, इलेक्शन कराए जाए, इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस किया जाए। क्यों वो बात नहीं कर रहे जो आईन पाकिस्तान कहता है, जो कानून कहता है कि इलेक्शन कराए जाए। इलेक्शन कमीशन से क्यों मुतालबा नहीं कर रहे कि इलेक्शन फौरी तौर पर कराए जाए। इस वक्त तक शेड्यूल आ जाना चाहिए था इलेक्शन का, क्यों ताखीर का शिकार है? किस वजह से इनके मुंह से ये अल्फाज नहीं निकल रहे कि आईन पाकिस्तान के तहत जो है इलेक्शन कमीशन एक इदारा है जिसका काम है कि इलेक्शन कराए टाइम पर। तो इनके मुंह से क्यों नहीं वो अल्फाज निकल रहे? ये तो वोट को इज्जत दो की बात करते थे ना, तो इलेक्शन होगा तो वोट को इज्जत होगी। बताएं जी शेख साहब। भाई, हम यकीनन ये चाहते हैं कि वक्त पे इलेक्शन हो। जो सुप्रीम कोर्ट में तारीख दी गई है उसी पे इलेक्शन होंगे। ये जो बातें फैलाई जा रही हैं ये हम इस पे बिलीव नहीं करते। हमारा यकीन है कि इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट में ये वादा किया है कि वो 8 तारीख को इलेक्शन कराएंगे। आप बराए मेहरबानी इलेक्शन की तैयारी करें, यावागोई ना फरमाएं और इलेक्शन की तैयारी करें। 8 तारीख को सबको पता चल जाएगा कि वोट किसके किसके वो कह रही है किसके तरफ सिलेक्शन जा की रहा तैयारी आप करें, इलेक्शन की हम कर रहे हैं। हम इलेक्शन की कर रहे हैं, आप सिलेक्शन की, क्योंकि हम तो इलेक्शन आवाम में आपकी जा तरफ रहे हैं। होता है, पर्ची हम पर्ची तो की आवाम में पर्ची जा की रहे हैं, सियासत आप आपकी तरफ सिलेक्टेड लोगों चलती के है, पास हमारे जा पास रहे नहीं हैं। चलती मेरी छोटी हम बहन। आवाम में जा रहे हैं, आप सिलेक्टेड के पास जा रहे हैं। ये तो अब आप जो इल्जाम लगाती रहे, जब आपको पता है कि अवाम आपको वोट नहीं देने तो आप यही इल्जाम लगाएंगी नहीं। और यही आप क्या वजह है कि करेंगे? हम आवाम में कामयाब जलसे पूरे कर घंटे रहे के हैं। बाद मुझे पता चला चेयरमैन कि बिलावल भुट्टो सरदारी साहब पंजाब ने में पीपल्स KPK में पार्टी तूफानी दौरा नून लीग किया। के लिए कीड़े मकोड़े, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के लिए नून लीग कीड़े मकोड़े है, और विफाक में उसने हुकूमत में आना है जो कि शाहिदा साहब बता रही हैं। जी, अल्लाह हाफिज़।